नमस्कार। दूसरा पहलू में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल महाजन। दूसरा पहलू में आज बात करेंगे मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू की भारत यात्रा की और भारत में चीनी गैजेट्स को लेकर उठते सवालों की। पहले बात मालदीव्स की। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भारत विरोध को हवा दे चुके हैं। उनके भारत विरोधी रुख की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन अब मोइजू रिश्ते सुधारने में जुटे हैं क्योंकि मालदीव्स की आर्थिक हालत बिगड़ गई है। भारत विरोध की वजह से उनका टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा घाटे में है। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि भारत के लिए भी अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते ज़रूरी हैं क्योंकि चीन लगातार भारत को घेरने में लगा है। नेपाल, बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक चीन समर्थक सरकारें हैं जो कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। लिहाजा भारत भी मालदीव समेत सभी पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है। दूसरी खबर में बात करेंगे भारतीय घरों में मौजूद चीनी गैजेट्स की। लेबनान में पेजर अटैक के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत के करीब 80% घरों में चीनी गैजेट्स मौजूद हैं जो गंभीर खतरा बन सकते हैं। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि भारत समेत कई देशों के मार्केट में चीनी गैजेट्स का कब्जा है। दरअसल चीनी सामान सस्ता मिलता है, इसलिए लोग इन्हें खरीदते हैं। दूसरी तरफ चीनी गैजेट्स का कोई विकल्प भी सरकार के पास मौजूद नहीं है। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। चीन समर्थक मोइजू कभी भारत विरोध की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, लेकिन अब उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद मोइजू लगातार भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हैं। मोइजू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार समेत अहम मुद्दों पर वार्ता की है। इससे पहले रविवार को उन्होंने कहा कि वो कभी भी भारत की सुरक्षा पर आंच नहीं आने देंगे। पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड वेलकम, गार्ड ऑफ ऑनर और प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी के साथ मुलाकात। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के भारत दौरे की ये तस्वीरें दोनों देशों के बदलते रिश्तों की कहानी बयां कर रही हैं। मोइजू पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मालदीव के राष्ट्रपति की रक्षा, सुरक्षा और द्विपक्षीय कारोबार पर अहम चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मालदीव हमारा भरोसेमंद पड़ोसी है, दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। 6 अन्य आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। मालदीव में मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हो गए थे। मोइजू की पहचान भारत विरोधी नेता के रूप में रही है। चीन समर्थक मोइजू इंडिया आउट के नारे के साथ सत्ता में आए थे। भारत सरकार ने मालदीव से अपने सभी सैनिक वापस बुला लिए थे, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में असर पड़ा। लेकिन शायद जल्द ही मोइजू को समझ आ गया कि भारत से बिगड़े रिश्ते उन्हें कितने भारी पड़ रहे हैं।
यही वजह है कि अब उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। इससे पहले रविवार को भारत पहुंचे मोइजू ने कहा कि भारत मालदीव का मूल्यवान साझेदार और मित्र है। भारत मालदीव का रिश्ता मजबूरी नहीं बल्कि आपसी सम्मान और साझा हितों पर बना है। मालदीव भारत के साथ मजबूत और रणनीतिक संबंध जारी रखेगा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करेगा। मोइजू ने कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा प्रभावित हो। भारत यात्रा के साथ ही मोइजू ने भारतीय पर्यटकों से वापस आने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय हमेशा से सकारात्मक योगदान देते रहे हैं। हमारे देश में भारतीय पर्यटकों का स्वागत है। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। सबसे ज्यादा भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं, लेकिन रिश्ते खराब होने के बाद भारतीयों ने मालदीव जाना कम कर दिया। भारत विरोध की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है, जिसकी वजह से मोइजू बैकफुट पर हैं। रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोइजू से मुलाकात के बाद कहा कि वो भारत मालदीव संबंधों को बढ़ाने के लिए मोइजू की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। मोइजू की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है। ऐसा है, मालदीव्स का इकोनॉमी ठीक हालत में नहीं है। डेट बहुत है और इसलिए भारत का सपोर्ट चाहिए। हम कुछ सपोर्ट दिया है, मेरे ख्याल से और सपोर्ट देंगे। तो वो भी एक कारण है कि वो प्रेसिडेंट मोइजू अभी इधर आया है। चीन के बहकावे में आकर मोइजू ने एंटी इंडिया कैंपेन को हवा दी थी। उनके मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी की थी। मोइजू को लगा था कि भारत विरोध के बदले चीन से उसे बड़ा आर्थिक सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा भारत विरोध की वजह से मालदीव की आर्थिक हालत खराब होने लगी और अपने ही देश में मोइजू का विरोध होने लगा। यही वजह है कि अब मालदीव सरकार भारत से रिश्ते सुधारने में लगी है। इससे पहले मोइजू जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत आए थे। नवंबर में COP28 के दौरान प्रधानमंत्री से मिले थे। श्रीलंका की तरह मालदीव भी भारत का अच्छा पड़ोसी रहा है, लेकिन मोइजू सरकार के आने के बाद रिश्ते बिगड़ गए। अब मालदीव के मंत्री भी खुलकर कह रहे हैं कि मोइजू को कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, जो अब दूर हो गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि मालदीव के लिए भारत क्यों अहम है। टूरिज्म को मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। GDP का 28% हिस्सा टूरिज्म का है। सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही मालदीव जाते हैं। 2022 में 2,41,000 भारतीयों ने मालदीव का टूर किया था। भारत विरोध की वजह से मालदीव का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है। कर्ज की मार झेल रहे मालदीव पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में 1988 से भारत मालदीव को सहयोग दे रहा है। 2016 में इस संबंध में एग्रीमेंट हुआ, जिससे इसे और बढ़ावा मिला। भारत मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को डिफेंस ट्रेनिंग की जरूरत का सामान मुहैया कराता है। बीते एक दशक में भारत ने मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स के 1500 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेन किया है। मालदीव की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंट होती है, कभी भारत भगाओ तो कभी मोदी भगाओ तो कभी कि भारत के साथ कोऑपरेशन की बात भी आ जाती है, तो शक के दायरे में रहता है। और हमारा पड़ोसी देश है मालदीव। मालदीव से हमारे ट्रेड और रिलेशंस मजबूत होने चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए। ये अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी भारत की अहम भूमिका है। मालदीव के कई बड़े एयरपोर्ट्स तैयार करने में भारत की अहम भूमिका रही है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने $50 करोड़ की मदद दी है। मालदीव के इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के विकास के लिए भी भारत सरकार ने 52 करोड़ रुपए दिए हैं। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद मालदीव के साथ भारत का व्यापार 4 गुना बढ़ा है। 2022 में कारोबार $50 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 2014 में ये सिर्फ $17 करोड़ था।
भारतीय कारोबारियों और टूरिस्टों के मुंह मोड़ने की वजह से मालदीव आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $40 करोड़ ही रह गया है। इससे सिर्फ 1.5 महीने का ही खर्च चल सकता है। यही वजह है कि मोइजू गिड़गिड़ा रहे हैं। भारत रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि मालदीव आर्थिक संकट से जूझ रहा है और मुझे भरोसा है कि भारत हमारी मदद करेगा। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि भारत को भी अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए खतरनाक है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका तक चीन अपने पैर फैला रहा है और भारत को घेरने में लगा है। ऐसे में भारत के लिए मालदीव समेत सभी पड़ोसी देशों से मजबूत रिश्ते ज़रूरी हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट नीति को बढ़ावा दिया है। मोदी सरकार ने हमेशा अपने पड़ोसियों को तवज्जो दी है और नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान समेत सभी दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में खटास आई है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते पहले से ही खराब हैं और चीन हमेशा भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। आइए पहले अपने पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमाएं लगती हैं। इनमें से 7 देश भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। जमीनी बॉर्डर पर भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, जबकि उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, जबकि साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स हैं, जो समुद्री सीमा से जुड़े हैं। पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिक्स में बहुत बदलाव हुआ है, खासकर साउथ एशिया में, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत में हुआ है। कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसे पड़ोसी बहुत अच्छे नहीं मिले हैं। भारत लगातार पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते सुधारने में लगा है, लेकिन फिलहाल जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें से ज्यादातर राजनीतिक स्थिरता का शिकार हैं। साथ ही साथ भारत के जो अन्य छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके साथ भी भारत के जो संबंध हैं वो लगातार बेहतर हो रहे हैं और ये जो छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके प्रति भारत की जो प्रोएक्टिव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके तहत भारत इनके साथ संबंधों को अपना बढ़ाता है और इसको और अधिक से अधिक हायर ट्रेजेक्टरी पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। चाइना जिस तरीके से भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेरने की कोशिश करता है, ऐसी साजिशों पर भी भारत की नज़र है। चाइना अपनी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के माध्यम से, BRI की औपनिवेशिक प्लान के माध्यम से भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है और भारत इसको भी ध्यान में रखते हुए अपने छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को और अधिक बेहतर और मजबूत बना रहा है। बांग्लादेश पहले राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर था, लेकिन तख्ता पलट के बाद वहाँ के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं और शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत में शरण लेनी पड़ी है, जिसकी वजह से रिश्ते बुरे दौर में हैं। भूटान को छोड़कर इस वक्त ज्यादातर पड़ोसी देशों का रुख इस वक्त एंटी इंडिया है। आइए आपको दिखाते हैं पड़ोसी देशों की स्थिति। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सबसे बुरे दौर में हैं। दोनों देशों के बीच सभी रिश्ते टूटे हुए हैं। लद्दाख में सीमा विवाद की वजह से चीन के साथ भी भारत के रिश्ते भी बहुत खराब हैं। नेपाल में KP ओली शर्मा नए प्रधानमंत्री हैं, जो चीन समर्थक माने जाते हैं। बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार है और मोहम्मद यूनुस प्रमुख हैं, लेकिन फिलहाल वहां कट्टरपंथी हावी हैं और भारत विरोधी हवा तेज है। श्रीलंका में हाल ही में चुनाव हुए हैं और वामपंथी अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बने हैं, जिन्हें चीन समर्थक माना जाता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भारत ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, हालांकि कूटनीतिक रिश्ते कायम हैं। मालदीव की मुइजू सरकार भी चीन समर्थक है, हालांकि अब मुइजू भारत से रिश्ते सुधारने में लगे हैं। भारत को घेरने के लिए चीन लगातार पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। आर्थिक मदद की आड़ में पड़ोसी देशों का इस्तेमाल भारत विरोध के लिए कर रहा है, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यही वजह है कि मालदीव्स की इंडिया आउट नीति को भुलाकर भारत मुइजू का स्वागत कर रहा है और रिश्ते सुधारने में लगा है। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।
एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। बांग्लादेश भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी रहा है, लेकिन फिलहाल वहां चीन और पाकिस्तानी समर्थक हावी हैं। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लिहाजा भारत सतर्क है। श्रीलंका में अनुरा कुमारा दिसानायके की सरकार बनते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलंबो पहुंचे और श्रीलंका को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। बदले में दिसानायके ने भी कहा है कि वो श्रीलंका में भारत विरोधी गतिविधियां नहीं होने देंगे। बेहतर है एक फ्रेंड नजदीक होना चाहिए। अगर दूर किसी फ्रेंड होगा क्या फायदा है। दूसरी बात है कि चाइना का फ्रेंडशिप बेशक रिलायबल भी नहीं है, लेकिन भारत ने प्रूव किया है हमेशा भारत हमेशा के लिए एक फ्रेंड है, रिलायबल फ्रेंड है। चाइना अच्छा है, चाइना से भी अच्छा रिलेशंस होना चाहिए, लेकिन भारत फ्रेंड। नेपाल, भूटान, श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश, भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों की आर्थिक मदद की है और नेबरहुड फर्स्ट की नीति का पालन किया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ भी भारत सरकार काम करने को तैयार है। पिछले दिनों बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। नेपाल में भी पिछले दिनों सत्ता परिवर्तन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने केवी ओली को पीएम बनने पर बधाई दी। जाहिर है भारत की नीति पड़ोसी देशों को साथ लेकर चलने की रही है। चीन और पाकिस्तान की चाल से निपटने और सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये जरूरी भी है। अब बात करते हैं भारत में बढ़ते चाइनीज गैजेट्स की मार्केट की। पिछले महीने लेबनान में पेजर, रेडियो और वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए, जिससे 42 लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोग घायल हुए। पेजर विस्फोट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यूएई की एक एयरलाइंस ने यात्रियों के पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पेजर अटैक के बाद भारत में भी चाइनीज़ गैजेट्स को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 80% भारतीयों के घरों में चाइनीज़ गैजेट्स मौजूद हैं, जो कि जासूसी के लिहाज से गंभीर खतरा हैं। धमाकों की ये तस्वीरें लेबनान की हैं। पिछले महीने लेबनान में पेजर विस्फोट हुए और कोहराम मच गया। ताबड़तोड़ धमाकों में एक दो नहीं बल्कि 42 लोगों की जान चली गई, जबकि हजारों लोग घायल हुए। पेजर के बाद वॉकी टॉकी और रेडियो में भी विस्फोट हुआ। हिजबुल्लाह ने पेजर अटैक के पीछे इजरायल की साजिश बताया। पेजर अटैक ने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल को लेकर सतर्क कर दिया और युद्ध काल में गैजेट्स कितना सेफ है, ये सवाल खड़े कर दिए। युद्ध के नए तरीकों ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि इस तरह का खतरा हर देश महसूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से व्यापक स्तर पर जासूसी और प्राइवेसी का खतरा पहले ही महसूस किया जा रहा था। अब इन्हें बड़े हथियार के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे गैजेट्स से लाखों लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। पेजर आक्रमण के बाद अगर अगला आक्रमण जो होने वाला है या हो सकता है लेबनान में, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं चीनी डिवाइसेस के साथ होगा, क्योंकि जब आपकी डिवाइसेस चीन से आती हैं तब आपको पता नहीं होता कि उनमें कितनी प्रकार की साइबर सुरक्षा डली हुई है, कहाँ कहाँ बैकडोर्स हैं, कहाँ कहाँ किस बिंदु पर आक्रमण हो सकता है। तो अगर तो आप अपने राष्ट्र में चीजें निर्मित करते हैं तो आपका नियंत्रण कंट्रोल होता है कि साहब हम क्या निर्मित कर रहे हैं और हमारी साइबर सुरक्षा का लेवल क्या है। पेजर अटैक के बाद भारत भी मेड इन चाइना गैजेट्स को लेकर सावधानी बरत रहा है। रिपोर्टों के अनुसार भारत जल्दी सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट मीटर, पार्किंग सेंसर्स, ड्रोन पार्ट्स और यहां तक कि लैपटॉप और डेस्कटॉप भी सिर्फ विश्वसनीय जगहों से ही मंगाने
का आदेश लागू कर सकता है। इस साल मार्च और अप्रैल में सरकार ने 2 गजट नोटिफिकेशंस जारी किए थे, जिसमें एक सर्विलांस कैमरों के लिए मेक इन इंडिया और दूसरा सीसीटीवी सर्टिफिकेशंस के क्राइटेरिया से संबंधित था। चीनी उपकरणों पर पहले भी सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार ने जासूसी सॉफ्टवेयर्स रखने की वजह से कई चीनी ऐप्स और प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया था और लोगों की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाए थे। पिछले साल जुलाई में मोबाइल साइबर सुरक्षा कंपनी के एक्सपर्ट्स ने बताया था कि गूगल प्ले पर 2 ऐप्स में जासूसी सॉफ्टवेयर पाया गया था, जो चीन में स्थित संदिग्ध सर्वरों को डेटा भेज रहे थे, जिन्हें बैन किया गया था। लेकिन अब खतरा बढ़ा है। हैरानी की बात यह है कि देश के 80% घरों में चीनी गैजेट्स मौजूद हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक 79% भारतीय घरों में एक या एक से अधिक चीनी गैजेट्स मौजूद हैं। इनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, कार पार्ट्स, एलईडी बल्ब शामिल हैं, जिसकी वजह से उन पर सर्विलांस का खतरा मंडरा रहा है। 37% लोग इन प्रोडक्ट्स से जुड़े ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन का जोखिम है। इन गैजेट से जासूसी या हमले का भी बड़ा खतरा है। घरों में मौजूद चीनी होम सर्विलांस कैमरे के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जो ज्यादातर मामलों में घर की तस्वीरें, वीडियो लेता है और उन्हें चीन में एक सर्वर में स्टोर करता है। घरों में मौजूद मेड इन चाइना एयर प्यूरिफायर्स को भी ऐप के जरिए ऑपरेट किया जाता है। जिस तरह से लेबनान में सप्लाई चेन को प्रभावित करके पेजर में माइक्रोचिप और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव फिट किया गया था और फिर रिमोट कंट्रोल से विस्फोट किया, ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ किया जा सकता है और बड़े पैमाने में लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि जिन देशों में चीनी गैजेट्स की भरमार है, वो टेंशन में है। जब आप कोई भी इकोनॉमी चाइनीज प्रोडक्ट्स या चाइनीज डिवाइसेस पर आधारित होती है, तो साइबर सुरक्षा में सेंध लगानी बहुत आसान बात हो जाती है। वैसे भी चीन का ये डॉक्यूमेंटेड इतिहास है कि वो अपनी डिवाइसेस के माध्यम से अलग अलग इकोनॉमीज में परमिएट करता है, घुसता है, वहां का डेटा एकत्रित करता है और वापस चीन भेजता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैकडोर्स जो हैं वो चीन के सर्विस प्रोवाइडर्स या चीन की एजेंसीज के पास मौजूद होते हैं। तो अगर इन बैकडोर्स का दुरुपयोग करते हुए इन चाइनीज डिवाइसेस को टारगेट किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि एक और नए खतरे की संभावना हो सकती है। हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी, कार, सोलर उपकरण, रेफ्रिजरेटर जटिल इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं, जिस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं है। इस सप्लाई चेन की किसी भी कड़ी में गड़बड़ी बड़े खतरे को निमंत्रण दे सकती है। यही वजह है कि चीनी गैजेट्स को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। सरकार ने जासूसी सॉफ्टवेयर रखने की वजह से कई चीनी ऐप और प्रोडक्ट पर बैन लगाया है। पिछले कुछ साल में कई देशों ने संवेदनशील इमारतों में चीनी कैमरों के उपयोग पर रोक लगा दी है। सरकार की कोशिश भी भारत में बने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए है। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि चीनी गैजेट्स सस्ते मिलते हैं, जिसकी वजह से भारत ही नहीं कई देशों की मार्केट में चीनी सामान का कब्जा है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, स्मार्ट मीटर, पार्किंग सेंसर और ड्रोन तक तमाम चीनी गैजेट्स मौजूद हैं, जिनका लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। कई बार बायकॉट चीन की मुहिम चली, लेकिन इसका कोई खास फर्क बाजार पर नहीं पड़ा। बिना मजबूत विकल्प के चीनी सामान को मार्केट से हटा पाना मुश्किल है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जिस तरह से इजराइल ने पेजर अटैक का इस्तेमाल किया, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत भी टेंशन में है, क्योंकि दुश्मन देश या कोई आतंकी संगठन भी ऐसे हमले कर सकता है। देश में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाइनीज है, लिहाजा सरकार की टेंशन हाई। सप्लाई चेन से छेड़छाड़ करके कोई भी बड़ी शातिराना साजिश रच सकता है। प्लेन से लेकर सुरक्षित मीटिंग हॉल तक कहीं भी दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए हमला कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि देश के 80% से ज्यादा घरों में चाइनीज प्रोडक्ट मौजूद है। मोबाइल से लेकर लैपटॉप, टीवी, फ्रिज तक तमाम चीजें चाइनीज हैं और चाइनीज प्रोडक्ट्स को मार्केट से बाहर करना आसान नहीं है। जो मेजर अटैक हुए हैं, इन्होंने लक्ष्मण रेखा तो पार कर ही दी है। अब ये बात तो क्लियर है कि अब कोई भी एजेंसी हिचकिचाती नहीं है कि जब वो किसी प्रकार की डिवाइस को हथियार के तौर पर बनाना चाहती हो। और मुझे लगता है कि अब इस तरह के बदलते हुए परिवेश में सरकारों को, राष्ट्रों को चाइनीज डिवाइसेस से थोड़ा बहुत आपको परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। और जब तक आप उनकी साइबर सुरक्षा के लेवल पर सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक आप इस तरह की डिवाइसेस
का इस्तेमाल ना करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीब 75% मोबाइल मार्केट पर चीन का कब्जा है। किफायती स्मार्टफोन के मार्केट में चीन का कब्जा करीब 80% है। कुछ चाइनीज कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ उत्पादन और वितरण को लेकर पार्टनरशिप किया है, जबकि कुछ फोन सीधे चीन से आते हैं। सस्ते होने की वजह से भारत में चीन के स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरों से लेकर हर चीज धड़ल्ले से बिकती है। अल्टीमेटली आपकी प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा जुड़ी हुई है इस बात को लेकर कि आपकी डिवाइसेस में सेंध न लगाई जा सके, और उसके लिए ठोस कारगर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं डिवाइसेस के माध्यम से न केवल जासूसी की जा सकती है, डेटा कलेक्शन किया जा सकता है, रिमोट से इन्हीं डिवाइसेस को हथियार बनाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के आक्रमण भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को ज्यादा तैयार होने की आवश्यकता है, खास तौर पर इन पहलुओं को लेकर। स्मार्टफोन के अलावा कंप्यूटर पार्ट्स, लैपटॉप, किचन के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बड़ी संख्या में चीन से आते हैं। 2021-22 में भारत ने चीन से करीब 3000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा। इसमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविजन और दूसरी कई चीजें शामिल हैं। सवाल यह है कि चीन के 3000 करोड़ डॉलर के मार्केट को कैसे खत्म किया जाए। चीनी गैजेट्स को मार्केट से तभी बाहर किया जा सकता है जब कोई दूसरा विकल्प मौजूद हो, जब चीन की तरह ही सस्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान देश में बने या फिर किसी और देश से मंगाया जा सके। कई बार देश में चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार को लेकर मुहिम भी चली है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मजबूरी में लोगों को चाइनीज माल ही खरीदना पड़ता है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि चीनी गैजेट्स सस्ते मिलते हैं, जिसकी वजह से भारत ही नहीं कई देशों की मार्केट में चीनी सामान का कब्जा है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, स्मार्ट मीटर, पार्किंग सेंसर और ड्रोन तक तमाम चीनी गैजेट्स मौजूद हैं, जिनका लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। कई बार बायकॉट चीन की मुहिम चली, लेकिन इसका कोई खास फर्क बाजार पर नहीं पड़ा। बिना मजबूत विकल्प के चीनी सामान को मार्केट से हटा पाना मुश्किल है। दूसरा पहलू में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे कुछ और खबरों और उनके दूसरे पहलुओं के साथ। तब तक मुझे यानी राहुल महाजन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर अभी बाकी हैं कई और खबरें।